अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल खान और आप इंग्लिश विद अजमल खान। डियर ऑडियंस, आज का ये लेक्चर स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि सीएसएस और पीएमएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश ऐसे के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एसडीओ पीरा की सीट की तैयारी कर रहे हैं, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस करदा जो प्रिजन डिपार्टमेंट की सीट्स हैं, लाइक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे इंग्लिश ऐसे एक इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर इंग्लिश ऐसे के हवाले से बात की जाए तो पीएमएस, सीएसएस और अदर कंपेटिटिव एग्जाम जो पाकिस्तान के अंदर होते रहे हैं, मैंने उनका एनालिसिस किया है और एक टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसके ऊपर मैं आज आउटलाइन डिस्कस करूंगा। और वो टॉपिक पाकिस्तान के हवाले से, पंजाब के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एसडीओ पीरा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और सीएसएस और पीएमएस के कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा डोलड्रम्स में रही है, हमेशा स्टैग्नेशन का शिकार रही है, हमेशा इसकी ये जेर अताब रही है, हमेशा इसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना रहा है। तो जो टॉपिक है मैं आपके सामने लेके आता हूँ, और वो टॉपिक है, आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसको जरा जूम आउट कर लेता हूँ। टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है ये हमारा थीम है, और इसके बेसिकली हमने फोकस करना है जो कॉलम के आगे जो चीजें लिखी हुई हैं, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। ये एक टिप है इन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो इंग्लिश ऐसे का पेपर तैयार कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, आगे कॉलन और आगे लिखा हुआ है चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अगर इस तरीके से आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है तो कॉलन के बाद की जो चीज है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। जो कॉलन से पहले चीज है वो आपके लिए कॉन्टेक्स्ट है कि आपने इस चीज को माइंड में रखना है। यानी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के ऊपर आपने पूरा ऐसे नहीं लिखना। आपने ऐसे लिखना है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जो है उसको कौन से चैलेंजेस और कौन से प्रोस्पेक्ट्स का सामना है। यानी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कौन से चैलेंजेस का सामना है, और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए मुस्तकबिल में कौन से रोशन इम्कानात हैं, होप्स क्या है। यानी ये होप्स एंड हर्डल्स, ये चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये जो आपने बतानी है ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के हवाले से बतानी है। लेकिन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान का जो वर्ड है, जो फ्रेज है, इसके ऊपर पूरा ऐसे नहीं लिखना आपने। तो हम इसकी आउटलाइन डिस्कस करते हैं। आउटलाइन में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। अब जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन का जो स्टार्ट करते हैं, या वहां पे या तो आप कोटेशन दे सकते हैं, या वहां पे आप कोई ऐसी स्टार्टलिंग किस्म की, हैरान कुन किस्म की कोई स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर डाल सकते हैं, या आप कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपको एक अनयूजुअल, एक बहुत ही चौकन्ना कर देने वाली, हैरान कर देने वाली, या एक ऐसी को बात करते हैं जो कि जरा डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। वो एक अटेंशन ग्रैबर और एक हुक का काम करती है। क्योंकि आपका जो पेपर है, जब भी एग्जामिनर चेक करता है तो उसके सामने पहली दूसरी लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो पेपर पढ़ने पे मजबूर हो जाए, कम से कम वो आपके पेपर को पढ़े। अब इस टॉपिक के ऊपर कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर मैंने एक वैसे इंट्रोडक्शन एक लिखा है, मैं वो आपको आपके सामने दिखाता हूँ। आप इस यहाँ पे कैमरे में दो चीजें को आपने ख्याल रखना है कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने थीसिस स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हैं आउटलाइन के अंदर, लेकिन इसके अलावा अगर इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग देंगे आउटलाइन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ आप लोगों के सामने लिखी हुई है, तो इसके नीचे और कुछ भी नहीं लिखना आपने। क्योंकि जो आउटलाइन होती है वो बड़ी कंप्रिहेंसिव होनी चाहिए, बड़ी कंसाइज होनी चाहिए, बड़ी टर्स किस्म की होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए। तो वहां पे, यहाँ पे आपने कलेक्टर इकट्ठा नहीं करना। अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, फेमिलियराइज करने के लिए, इंटीमेट करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए लिखी है। फूड फॉर थॉट है सिंपली। तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर कोई आप बात लिखेंगे, कोई कोट लिख सकते हैं, कोई स्टार्टलिंग किस्म की बात कर सकते हैं, ताकि
एक अटेंशन और हुक का काम करे। हुक ऐसी चीज होती है जो आपके अटेंशन को कैप्टिवेट करने के लिए होती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो, यूनिक हो। तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं, जो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको एक इसके ऊपर पैराग्राफ दिखाता हूँ। हम लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी, जरा देखिए, डेमोक्रेसी ऑफन डिस्क्राइब्ड एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। याद रखिए, ये जो डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन है बेसिकली, और ये दी थी अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट था जो 60th नंबर पे प्रेसिडेंट था, अब्राहम लिंकन। उसने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि जमहूरियत जो है वो अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के जरिए की जाती है हुकूमत, और अवाम के लिए की जाती है, अवाम के ऊपर की जाती है हुकूमत। यानी कि अवाम ही हुकूमत करते हैं, अवाम के ऊपर हुकूमत करते हैं और अवाम के लिए हुकूमत करते हैं। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी ऑफन डिस्क्राइब्ड एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज, अब इसको मैंने इन्वर्टेड कमाज में लिखा है। इसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये एक कोर्ट है और अब्राहम लिंकन का कोर्ट है, इसलिए आपने इसको इन्वर्टेड कमाज में लिखना है। इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। कि किसी मुल्क की भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए और उस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेकाम के लिए, जो डेमोक्रेसी है उसको, जमहूरियत को उस मुल्क की बैकबोन, यानी कि आप रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, ये एक जनरल बात थी, एक कोटेशन थी। इन पाकिस्तान, क्योंकि ये ऐसे पाकिस्तान के ऊपर है, तो हम लिखेंगे इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी हैज एक्सपीरियंस अ टर्बुलेंट जर्नी मार्क्ड बाई अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ सिविलियन रूल एंड मिलिट्री इंटरवेंशन। कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी ने बड़ी टर्बुलेंट हिस्ट्री देखी है, यानी कि अप्स एंड डाउन इसके अंदर आते रहे हैं। यानी कि अप्स एंड डाउन कह लें आप, इसके अंदर तगय्युर आता रहा है, और कभी सिविलियन रूल आता रहा है, यानी कि अवामी हुकूमतें बनती रही हैं, और कभी इसमें अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन भी होती रही हैं। तो ये चेकर्ड हिस्ट्री है पाकिस्तान की। इसी तरह डिस्पाइट, आगे लिख सकते हैं हम कि डिस्पाइट बीइंग एस्टैब्लिश्ड एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट इन 1947, Pakistan continues to struggle with issues such as weak institutions, corruption, illiteracy, political instability and fragile economy। कि अगर 1947 में ये एक जमहूरी मुल्क के तौर पे ही एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बहुत सारे मसाइल का सामना इसको रहा है, जिसमें इदारे इसके कमज़ोर हैं, बदनवानी का सामना है पाकिस्तान को, जहाँ पे लिटरेसी है, यानी कि तालीम की कमी है, और सियासी अदम इस्तेकाम है, और इकानमी, हमारी मीशत बड़ी कमज़ोर है। जिनकी ये पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरतें रही, जमहूरी हुकूमतें रही हैं, उनको ये इन मसाइल का सामना रहा है, जिनकी चैलेंजेस आप कह सकते हैं। यट फिर भी डेमोक्रेसी रिमेन्स द ओनली वायबल सिस्टम दैट कैन इंश्योर नेशनल यूनिटी, प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स एंड प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी ही वो वाहिद नाफिजुल अमल या काबिल अमल एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है, या है, जो कि इंश्योर करता है। कि अब यहाँ पे डेमोक्रेसी की अहमियत बताई बताई जा रही है, उसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, मेरिट्स बताए जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स बताए जा रहे हैं, जो कि इंश्योर कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी वो वाहिद, जमहूरियत का जो निज़ाम है वही वाहिद एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो कि नेशनल यूनिटी, यानी कि आप कह सकते हैं कौमी इतिहाद को इंश्योर करता है, लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है जमहूरियत। इसी तरह मुआशी और समाजी जो प्रोग्रेस है, तरक्की जो है, वो इंश्योर करती है जमहूरियत। दिस ऐसे, अब ये देखिए यहाँ पे जो लाइन देखिएगा, दिस ऐसे विल एक्सप्लोर द मेजर चैलेंजेस confronting democracy in Pakistan and also shed light on the prospects of strengthening in the years ahead। अब ये भी कर सकते हैं, या यहाँ पे जो लास्ट लाइन पैराग्राफ की होती है, यहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट भी कॉपी करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं इस बात को यहाँ से कॉपी करता हूँ। और याद रखें कि आपका जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं ऐसे का, तो इंट्रोडक्शन की जो आखिरी लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, इस स्टेटमेंट। यहां मैंने लिख दिया कि दिस ऐसे विल एक्सप्लोर, यहां पे हम लिख देते हैं दिस ऐसे विल एक्सप्लोर challenges as well as prospects of democracy in पाकिस्तान। ये ऐसे जो है, ये डेमोक्रेसी के चैलेंजेस और
जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेगा। सर्टन रेमिडियल मेयर्स, जहां पे हमने लिखा है कि चंद रेमिडियल मेयर्स जो हैं, यहाँ पे स्पेलिंग का इशू आ रहा था तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। पाकिस्तान, ठीक है। ये जो ऐसे है, ये पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी को चैलेंजेस का सामना है और जो उसकी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ये एक्सप्लोर करेगा। सर्टन रेमिडियल मेयर्स कैन एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे रेमिडियल मेयर्स हम अगर लेके आए, ऐसे करेक्टिव मेयर्स लेके आए जो कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, ट्रेडिशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है जो कि हमने ऐसे के इंट्रोडक्शन के एंड पे लिख दी है। जब भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसकी बेस्ट लोकेशन जो है वो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंड पे होती है। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जब हम इस ऐसे की आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इंट्रोडक्शन का वर्ड आया है, जो पहली हेडिंग है, उसमें आपने क्या लिखना है। इसके अलावा इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी, इंट्रोडक्शन के अंदर, कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स। ये बात भी लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ को और इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन, तमाम जो शहरी होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाता है। आगे इसमें मेरिटोक्रेसी और गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी। यहाँ आउटलाइन के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ लिख सकते हैं और कोई चीज नहीं लिख सकते। जो मैंने ऊपर चीज बताई है लाइन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसके बाद सेकंड हेडिंग हम देंगे सिंपली एक एक टोन सेट करने के लिए, ऐसे कि एक कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए। तो हम कहेंगे कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसकी एक मुख्तसर सी तारीख, उसकी एवोल्यूशन की, कि कैसे कैसे जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर वो पनपती रही है, नर्चर होती रही है, उस जर्नी उसकी आप कह सकते हैं। इसमें आप क्या बात करेंगे कि आप इसमें लिख सकते हैं ये बातें कि पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस एन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कहते हैं जब आप कोई चीज, जैसे पेंडुलम मूव करता है और हिल रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, तो पाकिस्तान जो है उसने एक्सपीरियंस किया है ऑसिलेशन को बिटवीन सिविलियन रूल एंड मिलिट्री रूल सिंस इट्स इंसेप्शन। यानी कि पाकिस्तान ने जब से ये बना था, इंसेप्शन कहते हैं आगाज को, पाकिस्तान अपने आगाज से एक तरफ सिविलियन रूल और दूसरी तरफ मिलिट्री इंटरवेंशन, इसके दरमियान में ये ओसिलेट करता रहा है। यानी कि इसके दरमियान में ये पाकिस्तान जो है, कभी जहाँ मिलिट्री रूल था तो कभी सिविलियन गवर्नमेंट, कभी मिलिट्री रूल था तो कभी सिविलियन गवर्नमेंट थी। आप इसमें एक हवाला दे सकते हैं, केस इन पॉइंट मैंने जहाँ मेंशन किया है, और वो है कि पाकिस्तान हैज सीन 4 डायरेक्ट मिलिट्री कोप्स, यानी कि जहाँ पे 4 मरतबा जो है वो मार्शल लॉ आते रहे हैं, कूज। कौन कौन सी? 1958, 1977, 1999 एंड 2007। ये 4 पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री इंटरवेंशन, जिनकी मार्शल लॉज आते रहे, दैट डिसरप्टेड डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी, जिसने डेमोक्रेटिक, जिनकी जमहूरियत का जो तसलसल था उसको उसने डिस्टर्ब किया। इसके बाद आप बात करेंगे एक तीसरा आउटलाइन के अंदर जो है वो मैंने हेडिंग दी है कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। डायरेक्ट मैंने हिट किया है टॉपिक को। हमारा टॉपिक जो था वो दोबारा देख लेते हैं, वो क्या था? चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो हमने तीसरी हेडिंग दी है कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कौन से चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी को। यही तो उसने पूछा था हमसे, और प्रोस्पेक्ट्स भी पूछा था। नेक्स्ट हेडिंग हमारी प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से होगी। तो अब जो जो तीसरी हेडिंग है ये फ्रेज की शक्ल में, इसके अंदर जो सब आउटलाइन होंगी वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगी। पहला सेंटेंस या आर्गुमेंट क्या है, जिसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा ऐसे के अंदर, वो है द मिलिट्री हैज ऑफन इंटरवीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडरमाइनिंग सिविलियन सुप्रीमेसी। कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, जो फौज है, उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इंटरवीन करती रही है, मदाखलत करती रही है, जिससे सिविलियन जो सुप्रीमेसी है पाकिस्तान के अंदर वो अंडरमाइन होती रही है, यानी कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचता रहा है। आप इसमें केस इन पॉइंट दे सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में एक, आप कह सकते हैं कि कू, यानी कि उसने मार्शल लॉ लगाया, और उसने जो मार्शल लगाया उसने आउस्ट कर दिया, बाहर निकाल कर दिया, बाहर निकाल दिया। यानी कि आउस्ट कहते हैं कि बोर या बिस्तर समेत किसी को बाहर निकाल देना, यानी कि तख्त से हटा देना। आउस्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ लगाया था, उसने जमहूरी तौर पे जो आई हुई हुकूमत थी उसको क्या कर दिया, उसने सस्पेंड कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया,
यानी कि हुकूमत से निकाल दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन को उसने सस्पेंड कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसने कानून को के साथ खिलवाड़ कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आइन के साथ। आइन की आप कह सकते हैं कि एक गद्दारी कह सकते हैं, ट्रीजन कह सकते हैं। दूसरा, अब इसके ऊपर एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा, और उस ये जो इसके ऊपर जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के जो चैलेंजेस की आप जब ऊपर पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो जो पहला पैराग्राफ होगा चैलेंजेस का, उसमें पहली लाइन यही लिखनी है आपने: द मिलिट्री हैज ऑफन इंटरवीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडरमाइनिंग सिविलियन डेमोक्रेसी या सुप्रीमेसी। ये लिख के ये होगी उसकी टॉपिक सेंटेंस होगा उस पैराग्राफ का, जो कि पहले चैलेंज के ऊपर लिखा जा रहा होगा। उसके बाद दो तीन लाइन में उसकी वजाहत करके उसमें कोई ना कोई स्टैटिस्टिक, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दी है, केस इन पॉइंट ये दे के एंड पे आप लिखेंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द मिलिट्री हैज ऑफन इंटरवीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द मिलिट्री हैज बीन इंटरवीनिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविलियन गवर्नमेंट या सिविलियन रूल। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ जो लिखेंगे आप चैलेंज के हवाले से, तो वो उसके ऊपर ये आउटलाइन, सब आउटलाइन जो है उसके उस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बनेगा। और दूसरा चैलेंज है: द जुडिशरी हैज हिस्टोरिकली लेजिटिमाइज मिलिट्री टेक ओवर्स अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। कि ये जो अदालतें थी, हमारे हमारी जो जुडिशरी है, उसने भी लेजिटिमाइज किया है, कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। उसने उसको कहा है कि ये कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक है। उसने नजरिया जरूरत के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यही कहते हैं, नजरिया जरूरत के तहत, उसने कई मरतबा मिलिट्री के टेक ओवर को, यानी कि जो मिलिट्री मार्शल लगा के सिविलियन गवर्नमेंट्स को हटा देती थी, उसने जुडिशरी ने मुख्तलिफ डिसीजन में कहा है, जैसे मौलवी तमीजुद्दीन केस में और जफर अली शाह के केस में उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। अब जब जुडिशरी को हालांकि इंसाफ के असूलों पे, रूल ऑफ लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए, वो अपहोल्ड करना चाहिए, लेकिन हमारी जो मिलिट्री है उसकी जो हिस्ट्री है, सॉरी, जो हमारी जुडिशरी है उसकी जो हिस्ट्री है, वो बड़ी चेकर्ड है। वो भी, यानी कि अदालतें या जुडिशरी भी लेजिटिमाइज करती रही है, इंडोर्स करती रही है मिलिट्री टेक ओवर्स को या मिलिट्री मार्शल लॉज को। 1995 का केस है, सॉरी 1955 का केस है मौलवी तमीजुद्दीन का, बिल्कुल पाकिस्तान बनने के फौरन बाद का केस है। और जफर अली शाह का केस है 2000 का। इस दोनों सालों में जो जुडिशरी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के तोड़े जाने को, मिलिट्री आप कह सकते हैं मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज करार दिया। जिससे क्या हुआ, उसने वैलिडेट किया किसी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो भी हुकूमत में लोग आए, जैसे मिलिट्री के लोग आए, उन्होंने आके, लाइक मौलवी तमीजुद्दीन केस के देख लें या जफर अली शाह केस की, उसमें जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने जब भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, तो मिलिट्री जो हमारी जुडिशरी है उसने कहा कि ये ओके है, बिल्कुल वैलिडेट कर दिया उसको। इससे भी हमारी जमहूरियत जो है उसको नुकसान पहुंचा, ये भी एक चैलेंज था। यानी कि जुडिशरी ने मिलिट्री इंटरवेंशन का, मिलिट्री टेक ओवर का साथ दिया मार्शल आर्ट्स का। तीसरा जो चैलेंज था जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को रहा है, वो कौन सा है? वो है अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बीइंग इलिटरेट लैक्स अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पाकिस्तान के अंदर आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चूंकि पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो जो है उनको अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे जमहूरी हकूक क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इससे भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचता रहा है, यानी कि लोग जमहूरियत की हिफाजत नहीं करते रहे, डिफेंड नहीं करते रहे। जमहूरियत को उन्होंने पनपने में या उसकी आबियारी में उन लोगों ने वो मुमिद या मुआमिन साबित नहीं हुए, और जो रिजल्टेंटली या कंसिक्वेंटली जो है वो मिलिट्री रूल्स होते रहे पाकिस्तान में। इसमें केस इन पॉइंट दे सकते हैं कि अडल्ट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान जो है 2023 के मुताबिक वो 60% रहा है अमंग, ये लोएस्ट है इस रीजन में, पूरे साउथ एशिया में, अफेक्टिंग द इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अब पाकिस्तान के अंदर 60% लोग जो है वो पार्टिसिपेशन है, लिटरेसी रेट है, और बाकी जो लोग हैं 40% वो पढ़े लिखे ही नहीं है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि उनको अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का पता होगा, या वो जमहूरियत की आबियारी में, जमहूरियत को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में, अपहोल्ड करने में कोई अपना रिस्पॉन्सिबल जो है वो रोल अदा करेंगे। इसलिए भी जमहूरियत को जहाँ नुकसान पहुंचता रहा है, ये चैलेंज रहा है कि ये आबादी जहाँ पर लिखी नहीं रही है। इसी तरह चौथा पॉइंट जो डेमोक्रेसी को के लिए चैलेंज था, वो ये है कि इलेक्शंस इन पाकिस्तान आर फ्रीक्वेंटली मार्ड बाय एलिगेशंस ऑफ रिगिंग, वीकनिंग पब्लिक ट्रस्ट। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते रहे हैं, तो वो भी आप कह सकते हैं कि बार बार फ्रीक्वेंटली जो है वो मार्ड होते रहे हैं, यानी कि वो मसख किए जाते रहे हैं बाय एलिगेशंस ऑफ रिगिंग के। उनमें आप कह सकते हैं कि रिगिंग होती रही है। इलेक्टोरल जो रिगिंग आप जानते हैं कि जैसे धांधली होती है, उससे भी पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि लोगों का ट्रस्ट भी इसमें खत्म हो गया है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा जो वोट है, जिस जिस पार्टी को या जिस बंदे को हम देंगे, जिस भी मतलब है कि पॉलिटिकल कैंडिडेट को, वो वहां पर काउंट नहीं होगा, या काउंट अगर होगा तो फिर जब वो
जब वोट इकट्ठे होते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पार्टियां बदलते रहते हैं, और जो जमहूरियत के अंदर जो लोगों का जो पब्लिक ट्रस्ट है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर पहली बात है वो रिग्ड होते हैं। और जब इलेक्शन जब रिग्ड होते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारा जो वोट है उसका जो इस्तेमाल है वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम जिस किस्म की हुकूमत देखना चाहते हैं वो कायम नहीं होती, और जैसी नहीं चाहते वैसी कायम हो जाती है। 2018 के इलेक्शन की जहां हवाला दे सकते हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना आपने। जब भी आप कैंडिडेट के तौर पे पीएमएस में, सीएसएस में, या एसडीओ पीरा में, या असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल में, या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के एग्जाम में इंग्लिश ऐसे का पेपर लिख रहे होंगे, तो किसी पार्टी का आपने नाम नहीं लेना, ना पीटीआई का, ना पीपल पार्टी का, ना पीएमएलएन का। तो आपने इलेक्शन का हवाला दे सकते हैं। 2018 के इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन, वर वाइडली क्रिटिसाइज। ये एक रेस्पॉन्सिबल, आप एक कैलकुलेटेड बात की जा रहे हैं और बड़े एहतियात से बात करें, कि वो वाइडली क्रिटिसाइज किए गए फॉर अलेज्ड मैनिपुलेशन एंड प्री पोल इंजीनियरिंग बाय एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस का भी जिक्र ना करें, बाय फोर्सेस सिंपली ये कर दे, या सिंपली ये कर दें बस, ये किसी के ऊपर अब उंगली ना उठाएं, क्योंकि ये अच्छा नहीं समझा जाता है ऐसे के अंदर। 2018 के इलेक्शन जो हैं वो वाइडली क्रिटिसाइज किए जाते हैं फॉर अलेज्ड मैनिपुलेशन एंड प्री पोल इंजीनियरिंग। कि 2018 के इलेक्शन के बारे में एक तनकीद की जाती है कि ये प्री पोल इंजीनियरिंग थी, यानी कि अभी लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया था, उससे पहले ही लोगों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई थी कि ये किसकी हुकूमत बनाई जानी है। और अलेज्ड मैनिपुलेशन यानी कि उसको उसके अंदर रद्दो-बदल, जो आप कह सकते हैं रिगिंग होती रही, ये उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है 2018 के इलेक्शन में, जिसके नतीजे में आपको पता है कि कौन सी हुकूमत आई। उसके बाद ये चार चैलेंजेस का जिक्र कर लेंगे। अब मैंने सिर्फ चार चैलेंजेस इसलिए जिक्र किया क्योंकि इसका मतलब है चार पैराग्राफ। चार पैराग्राफ का मतलब ये है कि हर पैराग्राफ में अगर आप 10 लाइन लिखें या 8 लाइन लिखें ऑन एवरेज, तो 8 4 32, यानी कि 32 33 34 या 35 40 लाइनें जहां आप लिख चुके होंगे चैलेंजेस के ऊपर। अब जब चैलेंजेस का जिक्र कर चुके होंगे तो फिर आप एक ट्रांजिशन देंगे ऐसे में कि हैविंग डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय या कन्फ्रंटेड बाय डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, नाउ द remaining the upcoming part of the essay will shed light on the prospects of democracy in Pakistan। ये एक ट्रांजिशन देंगे ताकि पता चले एग्जामिनर को कि आप चैलेंजेस पिछले पैराग्राफ में लिख चुके हैं, अब और आगे वाले पैराग्राफ के अंदर आप प्रोस्पेक्ट्स का जिक्र करेंगे। तो जो प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो आउटलाइन के अंदर जो मैंने ये आउटलाइन में सब मेन आउटलाइन मेंशन की है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये फ्रेज की शक्ल में होगी, लेकिन इसके नीचे जो सब आउटलाइन है वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगी। अब ये जो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है, ये होप्स हैं दरअसल, ये पॉजिटिव आप कह सकते हैं आउटकम्स, या डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए एसोसिएटेड पॉजिटिव बातें होंगी, जिन्हें कि मुस्बित अमकानात कह सकते हैं आप। पहली बात है कि अ लार्ज एंड अवेयर यूथ पॉपुलेशन इज बिकमिंग मोर एंगेज्ड इन पॉलिटिकल प्रोसेस। कि अब एक होप या एक प्रोस्पेक्ट डेमोक्रेसी का पाकिस्तान के अंदर ये है कि बड़ी आबादी पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है वो अवेयर है, और वो इंगेज हो रही है, यानी कि वो शामिल हो रही है पॉलिटिकल प्रोसेस में, यानी कि वो वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। और लोग चाहते हैं कि हमारी पसंद की हुकूमत हो, और जो यूथ है वो इन्फॉर्म्ड है, यानी कि वो उनसे उससे पता है कि हम इलेक्शन कब होते हैं, कैसे होते हैं, और इलेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, हमने रिगिंग को कैसे रोकना है, हमने अपनी पसंद के उम्मीदवार को कैसे वोट देना है, और उसके लिए वो लोग कंपेन करते हैं, पॉलिटिकल कंपेन। तो अब आजकल की जो यूथ है वो अवेयर्ड है, इन्फॉर्म्ड है, एम्पावर्ड है, और इंगेज्ड है पॉलिटिकल प्रोसेस में। ये एक पॉजिटिव होप है, डेमोक्रेसी के साथ जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी बात है। इसमें केस इन पॉइंट दे सकते हैं, द राइज ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविज्म एंड इंक्रीज वोटर टर्न आउट अमंग यूथ इन recent elections शो ग्रोइंग इंटरेस्ट इन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली ये बात भी कह सकते हैं, सिंपली द राइज ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविज्म एंड इंक्रीज वोटर टर्न आउट। कि अभी सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया चूंकि फैल रहा है, तो उसका उसके ऊपर लोग जो यूथ है वो बड़ी एक्टिव नजर आती है। और लोगों का जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर लोगों का जो वोटर का जो टर्न आउट था, कि कितने लोग बाहर निकलते हैं वोट कास्ट करने के लिए, वो देखा गया है, तो वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, और डेमोक्रेसी को की नर्चर करने में, उसको पनपने देने में, या उसकी आबियारी करने में। दूसरा पॉइंट आप दे सकते हैं, जो एक प्रोस्पेक्ट है, जो होप है डेमोक्रेसी के हवाले से, और वो है recent judicial activism indicates a move toward greater accountability। कि मौलवी तमीजुद्दीन केस 1955 वाला,
और जफर अली शाह जो केस है वो 2000 का, वो ठीक है, वो एक जुडिशरी की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत नेगेटिव कोनोटेशन, जो नेगेटिव आप कह सकते हैं अपवाब है, जब बातें हैं या केसेस थे जिसमें जुडिशरी ने मिलिट्री रूल्स को या टेक ओवर्स को या मार्शल लॉज को वैलिडेट किया कि हाँ ठीक है, नजरिए जरूरत डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत। लेकिन अब जो रिसेंट आजकल जो है वो जुडिशरी जो है उसका जो एक्टिविज्म है, जुडिशरी बहुत एक्टिव है, जजेस बहुत, अदालतें बहुत एक्टिव हैं, और वो किस लिए एक्टिव हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती हैं। वो कहती हैं कि जो लोग हुकूमत में होते हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर वो गलत कुछ कर रहे हैं तो उनको अकाउंटेबल ठहराती है, और अगर कोई इवन के तो मिलिट्री का कोई अथॉरिटी भी जो है उसने अगर कुछ गलत किया है तो जुडिशरी उसके ऊपर बात करती है, जुडिशरी उस बात को क्रिटिसाइज करती है और उनको अकाउंटेबल ठहराती है। तो ये भी एक अकाउंटेबल, आप कह सकते हैं कि जुडिशरी के हवाले से एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इसमें आप केस इन पॉइंट दे सकते हैं, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस एंड सो मोटो एक्शंस शो द जुडिशरीज evolving रोल इन द अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। इसमें आप सिंपली ये बात कह सकते हैं, सिर्फ ये यहां तक लिखें कि केस इन पॉइंट में द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस एंड सो मोटो एक्शंस, कि ये आपने केस इन पॉइंट आउटलाइन के अंदर बहुत ही मुख्तसर सा देना होता है, क्योंकि इसको एक्चुअली आपने ऐसे के अंदर पैराग्राफ के अंदर लिखना होता है। तो जब इसके ऊपर बात करेंगे, दूसरा पैराग्राफ आप लिख रहे होंगे प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, तो आप बताएंगे कि ये जो रिसेंटली आजकल जो जुडिशरी एक्टिव हुई पड़ी है और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रही है, उसमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, यानी कि आप कह सकते हैं उनको मुर्द इल्जाम ठहराएगा कि आप लोगों ने, जो आपका पब्लिक ऑफिस था जिसके आप होल्डर थे, आपने वहां पे करप्शन की है या आपने उसको मिस यूज किया है। और सो मोटो यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना खुद ही आज खुद नोटिस लेती है, और जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं या जो भी लोग रूलिंग पार्टीज होती हैं उनको बुला के और उन कैंडिडेट्स को जो है उनको क्वेश्चन करती है। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव होप है, पॉजिटिव आप डेवलपमेंट है, इसको हम प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं डेमोक्रेसी का, कि जमहूरियत से जुड़ी हुई एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, जो कि जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में जो डेमोक्रेसी है वो पॉजिटिव साइड पे यानी कि ग्रो करेगी। इसके बाद तीसरी बात है जो कि डेमोक्रेसी के हवाले से है, वो है वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। कि सिविल सोसाइटी जो है वो बड़ी वाइब्रेंट है, एंड राइजिंग सोशल मीडिया आर प्लेइंग अ वॉच डॉग रोल। वॉच डॉग कहते हैं कि जब आप मॉनिटर करते हैं किसी चीज को, तो हमारी जो सिविल सोसाइटी है, जिनके जो लोग हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो जो पॉपुलेशन है, वो बड़ी वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट क्या कह सकते हैं कि बड़ी एक्टिव है, इंगेज्ड है, विजिलेंट है, कॉन्शियस है। और सोशल मीडिया जो है वो उसका बड़ा फैल रहा है। तो सोशल मीडिया के ऊपर यूथ आपको पता है बहुत एक्टिव है, और डेमोक्रेसी को नर्चर करने में, अपहोल्ड करने में, स्ट्रेंथन करने में अपनी अपनी वॉइसेस को रेज करती है। तो उससे भी ये बेसिकली जो राइजिंग सोशल मीडिया है, बेसिकली अवाम की जो 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 सिविल सोसाइटी है, जो यूथ है, उसका जो एक्टिव होना, विजिलेंट होना, या आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्व होना पॉलिटिक्स के अंदर, और अपनी वो जो आवाज़ें बुलंद करते हैं डेमोक्रेसी के हक में, और जो अगर कोई मिलिट्री इंटरवेंशन होती है या मिलिट्री कोई टेक ओवर होते हैं तो उनके अगेंस्ट जब लोग बात करते हैं, तो इससे ये भी बेसिकली ये जो वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, जो सोशल मीडिया का जो राइज होता है, इससे भी ये भी आप कह सकते हैं नजर रखे हुए है कि जमहूरियत क्या पनप रही है या नहीं पनप रही है। इसमें आप केस इन पॉइंट दे सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फ्रीक्वेंटली हाईलाइट द स्टेट एक्सेसेस एंड गवर्नेंस इश्यूज, के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस तरह जो आज़ाद जो जर्नलिस्ट हैं, जो साफ़ी हैं, वो हमेशा जब स्टेट एक्सेसेस करती है, यानी कि ट्रांसग्रेशन करती है, अपनी हदूद से आगे निकल के, मतलब है कि किसी और इदारे के अंदर, जैसे एग्जेक्टिव होते हैं वो जुडिशरी के ऊपर, या एग्जेक्टिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के ऊपर, यानी कि जहाँ पे कानून साजी हो रही होती है उनके ऊपर जब धावा बोलते हैं या उसमें मुदाखलत करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, मेडलिंग करते हैं, तो उस ये जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं वो, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो उस चीज़ को हाईलाइट करता है कि गवर्नेंस के ये इश्यूज आ रहे हैं, और स्टेट जो है वो ये काम गलत कर रही है, स्टेट जहाँ पे आगे बढ़ रही है, अपनी हदूद से तजावज़ कर रही है। तो ये जो स्टेट एक्सेसेस है इनको हाईलाइट किया जा रहा है, और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को, गवर्नेंस के इश्यूज को जब हाईलाइट करते हैं, मीडिया हाईलाइट करता है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाईलाइट करता है, तो ये भी खुशाइंद बात है, ये भी एक प्रोस्पेक्ट है, ये भी एक होप है, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। इसी तरह आप एक और पैराग्राफ लिखेंगे प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, और वो है कि इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स कैन डीपन डेमोक्रेटिक रूट्स एट द ग्रास रूट लेवल। कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इफेक्टिव किस्म की, वो डीपन कर सकती हैं डेमोक्रेटिक रूट्स को, यानी कि वो जमहूरियत को की बुनियादों को मजबूत कर सकती हैं,
बुनियादी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, यानी बाल फास दीगर इस पैराग्राफ के अंदर या इस सब आउटलाइन के अंदर जो सेंटेंस है, इसके ऊपर जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो आप यहाँ बात करेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, क्योंकि मुशर्रफ ने भी 2000 के आसपास जो है मुतारिफ करवाया था, उससे ये होता है कि जो इक़्तिदार होता है वो अवामी नुमाइंदों को उनके डोर स्टेप के ऊपर, ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि इवन के जो चेयरमैन होता है और ये जो नायब चेयरमैन होता है और ये जो सेक्रेटरी काउंसिल होता है यूनियन काउंसिल में, वहां तक फंड्स आते हैं और वहां तक के नुमाइंदों को अख्तियारात दिए जाते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपनी अपनी टेरेन में या अपनी अपनी आप कह सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो ये भी एक पॉजिटिव होप है। इसमें आप बात कर सकते हैं द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2010 में आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट था उसने उस मुतारिफ करवाई थी, empowered provinces and encourage local government structure। तो दो 18वीं तरमीम बेसिकली उसमें दो काम बड़े इंपॉर्टेंट हुए थे। एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ करवाया गया था और दूसरा जो है वजीर आजम के जो सदर के जो अख्तियारात थे, आसिफ अली जरदारी चूंकि खुद प्रेसिडेंट था, उसने कहा था कि सदर के अख्तियारात फ्यूचर में कम होंगे और ज्यादा अख्तियारात उसने दे दिए थे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। तो ये दोनों जो स्टेप्स हैं कि लोकल गवर्नमेंट का आगाज या इंस्टीट्यूशनलाइज करना, उनको ऑपरेशनलाइज करना, और दूसरा सदर के अख्तियारात को कम करके प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात को, जो कि हेड होता है स्टेट का, उसके अख्तियारात को जब बढ़ाया गया था, तो इन दोनों को कामों को कहा जाता है कि दीज बोथ स्टेप्स वर एक्चुअली इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक हो गया। ये भी एक प्रोस्पेक्ट है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से भी, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी, जहां जहां लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जब जब होती हैं, तो उससे जमहूरियत जो है वो उसको तकवीत पहुंचती है, वो स्ट्रेंथन होती है। अब हम वे फॉरवर्ड लाजमी देना होता है जब भी आपको ऐसे है। देखिए आपके टॉपिक जो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, हमारा जो ऐसे का टॉपिक था वो था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे कहीं भी वे फॉरवर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना था, हमने चार का मेंशन किया। फिर हमने कहा कि इन चार की, ये चार पॉजिटिव होप्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं जमहूरियत के लिए, ये आप कह सकते हैं डेवलपमेंट्स हैं, या इन इन चार चीजों से पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो पनप सकती है, उनकी आबियारी हो सकती है। वो चार जब जिक्र कर दिया, एंड पे हमने वे फॉरवर्ड जब देना होता है, तो वे फॉरवर्ड इसलिए जरूरी होता है कि अगर ऐसे के टॉपिक में नहीं भी है, तो वे फॉरवर्ड पे कम से कम एक पैराग्राफ लाजमी होना चाहिए। वे फॉरवर्ड आपसे इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, क्योंकि वे फॉरवर्ड में आप रिकमेंडेशंस देते हैं, आप तजावीज देते हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, these are the positive hopes, and what should be done, what is the way forward, what are the likely suppositions, proposition, recommendations, suggestions क्या है। ठीक है। तो अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। वे फॉरवर्ड में हमने बात करनी है कि आप वे फॉरवर्ड के ऊपर 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ का आपको मटेरियल दी है, आप दो भी लिख सकते हैं। दो मिनिमम आपके 2 पैराग्राफ होने चाहिए, और अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट एक ही पैराग्राफ के अंदर 2-3 बातों को इकट्ठा करके आप रिकमेंडेशन लाजमी दें, और उसको हम कहते हैं वे फॉरवर्ड का ऑप्शन। और एक पर कम से कम 3 पैराग्राफ हों। अगर 3 पैराग्राफ नहीं दे सकते तो आप 2 पैराग्राफ तो मस्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका टाइम खत्म होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हुई और आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट रहते हैं, तो आप 5 मिनट में एक वे फॉरवर्ड का लाजमी पैराग्राफ दें, और उसके बाद 5 मिनट में आप कंक्लूजन में पैराग्राफ लिखें। तो वे फॉरवर्ड में आप क्या बातें कर सकते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज मस्ट बी इंस्टीट्यूशनलाइज टू इंश्योर मेरिट बेस्ड लीडरशिप। कि पाकिस्तान के अंदर जो जो सियासी पार्टी हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि वहां पे भी इलेक्शंस होने चाहिए, वहां पे भी जमहूरियत, यानी कि डेमोक्रेसी की मदद से लोगों को मतलब ओहदे दिए जाने चाहिए। इससे क्या होगा, एक लीडरशिप जो है वो उभर के सामने आएगी और इससे जमहूरियत को मजबूती मिलेगी। इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। और दूसरी बात, ये रिकमेंडेशन ये है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आर एसेंशियल टू इंश्योर टाइमली जस्टिस एंड चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस। कि हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर इस्लाहात होने चाहिए, ताकि ये मिलिट्री जो टेक ओवर्स हैं, जो मार्शल लॉज हैं, उनका साथ ना दे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे। और ये जो स्टेट या आप कह सकते हैं कि एग्जेक्टिव जब अपनी तजावज करते हैं, अपनी हदूद से ट्रांसग्रेशन करते हैं, तो उसको उसके ऊपर चेक रख सके हमारी अदालतें और हमारे जो मोजेस जो जजेस हैं, और टाइमली जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी अथॉरिटी को अगर कोई इशू है, किसी लीडर को कोई इशू है, उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके केस को जल्दी निपटा सके जुडिशरी। इससे भी जमहूरियत जो है वो मजबूत होती है। और तीसरी बात ये कह सकते हैं रिकमेंडेशन में, इनके वे फॉरवर्ड में, और वो ये है कि ensuring फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इज क्रूशियल टू द पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए
साफ जरिए लोगों का ट्रस्ट विन करना पड़ेगा, और पब्लिक ट्रस्ट विन करने के लिए हमें ऐसे इलेक्शंस मुतारिफ करवाने चाहिए जो साफ, शफाफ, फ्री हो, जिसके ऊपर कोई मेडलिंग ना हो, जिसमें कोई उसमें इंटरवेंशन ना हो, इसमें इंटरफेयर कोई ना करे, जिसमें मतलब मिलिट्री टेक ओवर ना हो, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। इससे ये तीनों बातें आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है और आपके पास यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और आपने कंक्लूड करना है ऐसे को अगले 10 मिनट में, तो आप इन तीनों बातों को आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ में। लेकिन द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि आप अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि वे फॉरवर्ड के कम से कम 2 पैराग्राफ दें, और जब एक पैराग्राफ होगा उसके अंदर एक ही स्टांस होगा, एक ही थीम होगा। और एक थीम क्या होगा, जैसे पहली लाइन लिखी हुई है, ये वे फॉरवर्ड के ऊपर जब पैराग्राफ लिखेंगे तो उसकी 5.1 जो है, ये पूरा सेंटेंस है, ये उस वे फॉरवर्ड के पहले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होगा। उसके बाद दो तीन सेंटेंसेस में उसकी वजाहत करके उसको कंक्लूड कर देंगे। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, आप वे फॉरवर्ड के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम 2 पैराग्राफ आपको लिखने चाहिए। और इनकेस इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैंने बता दिया कि आप तीनों बातों को इकट्ठा करके, क्योंकि आपने ऐसे कंक्लूड तो लाजमी करना है। तो ऐसा ना हो कि अगर आपके पास टाइम कम हो और आप कंक्लूजन आपका रह जाए और आप वे फॉरवर्ड के ऊपर ही पैराग्राफ लिखते रहे, तो अगर टाइम कम हो और आपके पास बहुत कम टाइम रह गया और आपको लगता हो कि आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे ऐसे को, तो कंक्लूजन के 5 मिनट छोड़ के, बचा के, आप बाकी टाइम अगर आपके पास कम है तो एक ही पैराग्राफ के अंदर तीनों बातों को लिख दें कि पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो इंटरनल, यानी कि स्ट्रेंथनिंग द कल्चर ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, कॉमा, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड ensuring free and fair and transparent elections is a way forward। और अब ये कह सकते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, कॉमा, जुडिशियल रिफॉर्म्स, कॉमा, एंड ensuring free, fair and transparent elections are supposed to be हेल्पफुल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यानी कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं आप। और कंक्लूड जब आप ऐसे कर रहे होंगे तो याद रखें कि ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें थीसिस स्टेटमेंट एंड पे होती है। यानी आप इंट्रोडक्शन का जब पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखते लिखते आखिरी लाइन में आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। इसके बरक्स बात है कि जब आप कंक्लूजन का पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो थीसिस स्टेटमेंट से कंक्लूजन का पैराग्राफ स्टार्ट होता है। यानी कि आपकी आउटलाइन के अंदर जो थीसिस स्टेटमेंट आप लिख चुके होंगे, वो आपने उठा के कंक्लूजन के स्टार्ट में डाल देनी है। और इसमें आप बात करेंगे, जब थीसिस स्टेटमेंट लिख चुके होंगे, जहां पे रीस्टेट करेंगे थीसिस स्टेटमेंट को कंक्लूजन के पैराग्राफ में। और इसमें याद रखें, कंक्लूजन के पैराग्राफ में कोई नई बात नहीं करनी। यानी कि जो आपने चैलेंजेस बताए हैं डेमोक्रेसी को 4, और डेमोक्रेसी के जो प्रोस्पेक्ट्स बताए हैं 4, उन 4 प्रोस्पेक्ट्स और उन 4 चैलेंजेस के अलावा और कोई, और वे फॉरवर्ड में अगर कोई 1-2 पॉइंट आपने बताए, तो उन पॉइंट्स के अलावा आप कोई नई बात नहीं कर सकते। अगर आपने कंक्लूजन में कोई नई बात की तो इट वुड बी फॉल्टी कंक्लूजन, एंड इट वुड कॉस्ट यू, योर सक्सेस। तो कंक्लूजन में आपने ये बातें आप कर सकते हैं कि डिस्पाइट सेटबैक्स, अल्फाज थोड़े से चेंज कर सकते हैं कि अगर कुछ मुश्किलात हैं। अब सेटबैक्स बेसिकली चैलेंजेस के लिए एक लफ्ज है कि डिस्पाइट चैलेंजेस, यानी डिस्पाइट सेटबैक्स मैंने जहां लिखा है, डिस्पाइट सेटबैक्स द resilience of democratic aspirations among people offer hope for more inclusive and representative future। ये इसके ऊपर आप ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। और आखिर पे आपने कोई पॉजिटिव बात करनी होती है, कोई पॉजिटिव एंडिंग देनी होती है, कोई ऐसी बात करनी होती है कि इफ, अगर मैं देखूंगा सपोज कि मैं कोई पॉजिटिव बात इस पर करना चाहूं, तो मैं ये कहूंगा कि इफ यूथ प्लेज पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल role in upholding constitution, comma, if judicial reforms are introduced, comma, civil society vibrantly engage through social media activism, and local governments are introduced, आगे कॉमन डाल के आप लिखेंगे फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी पॉजिटिव और वुड बी प्रोमिसिंग इन पाकिस्तान। यानी कि वो जो आपने प्रोस्पेक्ट्स की बात की है, उनको आपने एक ही सेंटेंस में प्रो के आपने कंक्लूजन में पॉजिटिव एंडिंग पे बात कर देनी है कि अगर इन इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए तो हमें उम्मीद है, इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वुड बी पॉजिटिव। लेकिन बशर्त ये है कि आपने वो पहले बातें लिखनी है कि इफ दिस कॉमा फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी प्रोमिसिंग इन पाकिस्तान, कि अगर ये चीज़ें इंश्योर की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी का जो मुस्तकबिल होगा वो बहुत ही मुस्बित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर जो मैंने एक ऐसे आउटलाइन आपको बनाना सिखाई है, आपको दिखाई है, बताई है, और उसकी वजाहत की है, एलेबोरेट की है, एक्सप्लेन की है,
और इसके अंदर जो केस इन पॉइंट मैंने बताए हैं, इससे आपको इस टॉपिक के ऊपर अगर आप ऐसे लिखना आ जाता है तो आपके ऊपर, आपके पास चैलेंजेस के ऊपर चार पांच, और चार पांच जो है वो प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर और वे फॉरवर्ड के ऊपर दो तीन बातें लाजमी होंगी। अच्छा आप इंट्रोडक्शन देंगे और अच्छा कंक्लूड करेंगे। स्टार्ट में या एंड पे आप एक कोटेशन डाल सकते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो अपने हर पैराग्राफ में कोई ना कोई कोटेशन डाल रहे होते हैं। आप इस चीज से अवॉइड करें। किसी पैराग्राफ में स्टैटिस्टिक्स डालें, फैक्ट्स एंड फिगर, डाटा। किसी पैराग्राफ के अंदर आप कोटेशन डालें, किसी पैराग्राफ के अंदर आप कोई किसी किताब का हवाला दें, किसी किताब के अंदर आप किसी रिसर्च स्टडी का हवाला दें, किसी किताब के अंदर आप किसी ऑथर का हवाला दें और उसके कॉलम का, यानी डॉन न्यूज़पेपर का, गार्डियन न्यूज़पेपर का, मतलब किसी भी जो रिनोन्ड न्यूज़पेपर है उसका हवाला दें, या किसी आप कह सकते हैं कि राइटर का या किसी किताब का हवाला दें। लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर, हर दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपने कोटेशन नहीं डालनी, क्योंकि अमूमन जो कोटेशन स्टूडेंट्स डालते हैं वो ऐप नहीं होती, अप्रोप्रिएट नहीं होती। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ऐसे राइटिंग के हवाले से आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं और आउटलाइन के साथ आऊंगा, जो कि आपके एसडीओ पीरा के हवाले से, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल के हवाले से, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के हवाले से, और पीएमएस और सीएसएस के हवाले से, इंग्लिश ऐसे राइटिंग के हवाले से आपके लिए बहुत मुफीद और मोमेंट साबित होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर ने आपके लिए बहुत सारी इंसाइट्स का समा पैदा किया होगा। अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए मुफीद था तो इस मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको, जो आप समझते हैं कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग की तैयारी के लिए आजकल पर तोल रहे हैं या उस तैयारी, इंग्लिश ऐसी राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।